Hello everyone. Today we will start next chapter 9 Kings and Chronicles, शासक और इतिवृत्त। द मुगल कोर्ट्स, मुगल कोर्ट के मुगल दरबार के संदर्भ में। टाइम पीरियड है इसका 16 एंड 17 सेंचुरी का, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम किंग्स, राजा, मुग़ल राजाओं के बारे में। सेकंड है इसमें क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त। क्या होते हैं इतिवृत्त, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त जिनको कहा गया है वो क्या है, किन चीज़ों को इतिवृत्त कहा गया है। तो इसमें दे प्रेजेंट ए कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, कि मुग़ल टाइम पीरियड में जो इवेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई, उनका कंटिन्यूस और क्रोनोलॉजिकल यानी कि निरंतर और कर्मानुसार या फिर कर्मानुक्रम, ठीक है, कर्मानुसार या कर्मानुक्रम, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड जो है वहाँ पे, कि जो घटनाएं मुग़ल काल में हुई, किसी शासक के टाइम पे हुई, उन घटनाओं का निरंतर और क्रम में होना, उनको लिखना ही क्या कहे गए हैं, इतिवृत्त या क्रॉनिकल्स इनको कहा गया है। ठीक है, इनमें एक दो एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे अकबरनामा, बादशाहनामा, शाहजहाँनामा या फिर आलमगीरनामा। तो कुछ अकाउंट्स जो उस टाइम पीरियड के लिखे गए हैं उनको क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हैं, ये जो अकाउंट्स हमारे पास, इनको एक क्रम में लिखा गया है। यानी कि जैसे हम डायरी फॉर्म में कोई चीज़ें लिखते हैं कि आज का, फिर कल का, फिर ऐसे नेक्स्ट डे का, तो एक क्रम में कि आज कौन सी घटनाएं हुई हैं, आज कौन से जो आदेश हैं राजा ने दिए हैं, कल और नेक्स्ट डे जैसे आज कौन से हुए हैं। तो इस तरीके से इनमें लिखा गया है, पूरे एक शासक का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग इनको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मॉडर्न हिस्टोरियंस राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश के जो अंग्रेजी में लिखते हैं, जो इंग्लिश हिस्टोरियन रहे हैं, आधुनिक इतिहासकार, उन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज किया है, हैव टर्म दिस जेनरे ऑफ टेक्स्ट क्रॉनिकल्स। और उन्होंने इन टेक्स्ट के लिए, ये जो बुक हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके लिए एक टर्म का यूज किया है, वो है क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त। ठीक है, नेक्स्ट है दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्पीरियर टाइम्स। और इन जो अकाउंट्स हैं, ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो टेक्स्ट हैं, इसमें शासकों की, जितने जो शासक मुग़ल पीरियड में हुई हैं, उनके टाइम का पूरा विवरण, उनकी टाइम की जो घटनाएं हुई हैं उनका पूरा विवरण इनमें लिखा गया है। ये जो क्रॉनिकल्स या ये हम बोल सकते हैं पुस्तकें हैं, इतिवृत्त हैं, इनमें लिखा गया है। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा देखें कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। सबसे पहला तो ये है कि इनकी ही वजह से, ये जो क्रॉनिकल्स हैं, इनके कारण हमारे पास मुग़ल एम्पायर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सा राजा शासक बना है, क्या मतलब उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं, कौन से युद्ध हुए हैं, ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ से ही आती है। दूसरा, जिनको मुग़ल एम्पायर के बारे में और अधिक जानना है, उनके लिए, या उनको लिखना है, उनके बारे में रिसर्च करनी है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा सोर्स है क्रॉनिकल्स। तीसरा है कि इन क्रॉनिकल्स से हमें जो एम्पीरियल जो आइडियोलॉजी है, जो एक शाही विचारधारा है, कि उस टाइम के जो शासक थे उनकी क्या विचारधाराएं थी, लोगों के प्रति जो वहाँ की जनता थी उनके प्रति वो मतलब कैसा व्यवहार था, कौन से आदेश उनको दिए जाते थे, क्या टैक्स ले रहे थे, तो इन सब के डिटेल भी हमें यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट है इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य। तो इसमें हम देखेंगे कि मुग़ल कौन कौन से शासक हुए और कहाँ कहाँ उनका, कौन सा उनका कितना बड़ा साम्राज्य उनका रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मुग़ल, कि ये जो नाम है मुग़ल दरबार या मुग़ल एम्पायर, तो ये जो नाम है मुग़ल, ये कहाँ से लिया गया है और किसने इस नाम को दिया है। तो द नेम मुग़ल डिराइव्स फ्रॉम मंगोल, कि ये जो नाम है मुग़ल, जो हम पढ़ रहे हैं मुग़ल एम्पायर, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? मंगोल शब्द से हुई है। ठीक है, मंगोल से हुई है। मंगोल के बारे में आपको पता होगा कि सेंट्रल एशिया का एक, हमारा चाइना के ऊपर एक देश रहा है, और ये एक एम्पायर भी रहा है मंगोल नाम से ही, मंगोल एम्पायर, जिसमें चंगेज़ खान एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं मंगोल में।
तो कहा जा रहा है कि जो मुग़ल है, मुग़ल जो शब्द है जो हम यूज कर रहे हैं, ये कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मंगोल शब्द से हुई है, जो पहले के टाइम पीरियड में, या आप देख सकते हो 11th सेंचुरी के आसपास ये रहा है एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है कि जो मुग़ल शासक हैं उन्होंने अपने लिए मुग़ल शब्द को नहीं चुना, ठीक है। ये उनकी चॉइस नहीं है कि वो अपने आप को मुग़ल कहते थे, वो अपने आप को मुग़ल नहीं कहते थे, वो अपने आप को क्या कहते थे, वो अपने आप को तैमूराइड कहते थे, तैमूरी कहना वो ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। दे रेफर टू देम सेल्फ ऑफ तैमूराइड, यानी वो अपने को तैमूरी, ठीक है। जो मुग़ल शासक थे उन्होंने अपने लिए मुग़ल शब्द को नहीं चुना था, वो अपने आप को तैमूरी कहना या तैमूराइड कहना ज़्यादा पसंद करते थे और उन्होंने यही शब्द अपने लिए प्रयोग किया था, ठीक है। अब तैमूराइड जो तैमूरी है, इसके पीछे दो रीज़न है हमारे कि तैमूराइड क्यों कहा है। तो जो फर्स्ट हमारे इसके शासक हुए हैं, मुग़ल एम्पायर के जो हमारे फर्स्ट शासक हुए हैं बाबर, उनका संबंध कहा जाता है कि उनका जो संबंध था डिस्टेंट ऑफ द तुर्किश रूलर तैमूर फ्रॉम द पैटर्नल साइड, कि डिसेंडेंट कि वो क्या थे, वंशज, ठीक है। वो किसके वंशज थे, जो तैमूर हुए हैं, तुर्की शासक एक तैमूर हुए हैं, तुर्की शासक, वो उनके वंशज थे। कौन सी साइड से, पैटर्नल यानी कि पितृपक्ष से, यानी कि पिता की तरफ से, पितृपक्ष से वो डिसेंडेंट वंशज थे किसके, एक तुर्की शासक जो तैमूर हुए हैं उनके। कौन, बाबर, जो मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट जो हमारे शासक हुए हैं वो, ठीक है। लेकिन वो माता की तरफ से, मदर साइड से किससे रिलेटेड थी, चंगेज़ खान, ठीक है। गंगेज़ खान इनको लिखा जाता है, चंगेज़ खान है ये। चंगेज़ खान मदर साइड से वो चंगेज़ खान से रिलेटेड थे। चंगेज़ खान कौन, जो मंगोल एम्पायर के हमने बताया है चंगेज़ खान, समझ गए। कि जो बाबर है जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को बनाया है, वो जो फर्स्ट शासक थे वो पिता की तरफ से यानी पैटर्नल साइड से वो क्या थे, तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, और माता की तरफ से चंगेज़ खान के वंशज थे, यानी उनकी माता पहले के टाइम में चंगेज़ खान का जो वंश चला रहा था वहाँ से रिलेटेड थी, और जो पिता थे वो तैमूरी, ठीक है, तैमूर वंशज थे। नेक्स्ट है इसमें, इन 16th सेंचुरी यूरोपियंस यूज द टर्म मुग़ल, कि 16th सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे, यूरोप के जो लोग थे, उन्होंने इन लोगों के लिए, जो ये इंडिया के जो शासक हुए हैं, ये जो ब्रांच थी, इनके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया है, मुग़ल शब्द इन्होंने यूज़ किया 16th सेंचुरी में। और उसके बाद में कंटिन्यू यही शब्द, ये जो टर्म था मुग़ल, ये इनके लिए कंटिन्यू यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और यहीं से ये जो मुग़ल शब्द है, यहीं से मोगली शब्द लिया गया है। मोगली कौन है, द नेम ऑफ यंग हीरो ऑफ रडियार किपलिंग, जो रडियार किपलिंग की जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, जंगल बुक, ठीक है। जंगल बुक के जो यंग हीरो थे, कि युवा जो नेता थे, अभिनेता थे, उसमें हीरो थे, क्या नाम है उनका, मोगली, ठीक है। तो ये नाम है मोगली, ये कहाँ से लिया है, ये यहाँ से ही लिया गया है। मुग़ल जो नाम यूरोपियंस लोगों ने, जो इंडियन रूरल्स हुए हैं, जो इस ब्रांच के जो शासक हुए हैं, उनके लिए यूरोपियंस लोगों ने यूज़ किया था मुग़ल, और यहाँ मुग़ल से ही मोगली जो शब्द है वो लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ने से पहले हमें मुग़ल पीरियड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मुग़ल जो पीरियड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक में प्री मुग़ल पीरियड और दूसरा लेटर मुग़ल पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड की जहाँ बात करते हैं तो 1526 से जहाँ मुग़ल एम्पायर बना था वहाँ से, और 1707 तक औरंगज़ेब की डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो प्री मुग़ल पीरियड में आता है, और 1707 से और 1857 का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ तक ही मुग़ल पीरियड चलता है हमारा। यानी आप देखोगे 1526 से स्टार्ट होकर और 1857 तक चलता है। लेकिन इसको दो पार्ट में किया गया है। प्री मुग़ल पीरियड जो हमारा है 1526 से 1707 तक, जो औरंगज़ेब तक है, इसको प्री मुग़ल पीरियड कहा गया है। लेकिन 1707 से और 1857 का जो पीरियड है उसको लेटर मुग़ल पीरियड कहा गया है, क्योंकि इस पीरियड में जो हमारे जो किंग्स हुए हैं, रूलर्स हुए हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इतिहास में,
लेकिन ये इधर जो शासक आएंगे हमारे, वो कुछ टाइम के लिए शासक बने थे या फिर बहुत कम के कुछ महीनों कुछ सालों के लिए, और बहुत सारे छोटे छोटे शासक यहाँ पे बनते रहे। तो इसको लेटर मुगल पीरियड नाम दिया है और इधर प्री मुगल पीरियड। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के बारे में, ठीक है। बाबर, इनका पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर, टाइम पीरियड है इनका 1526 से 1530 तक का, 1526 से 1530 का टाइम पीरियड इनका रहा है। तो बाबर द फाउंडर ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो बाबर है वो संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापना की है मुग़ल एम्पायर की। द फर्स्ट मुग़ल रूलर, और ये पहले मुग़ल शासक रहे हैं, ठीक है। ही स्पोक तुर्किश, ये तुर्किश थे और ये तुर्की लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। इनकी भाषा कौन सी है? तुर्की। अभी हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इनकी भाषा तुर्की है, आगे चलकर इनकी भाषा पर्शियन हो जाएगी, यानी मुग़ल कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन हो जाएगी, फ़ारसी भाषा हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये हम बाबर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। बाबर ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि बाबर जो सेंट्रल एशिया का एक पार्ट था, फरगना, बाबर वहाँ के शासक थे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि बाबर पहले कहाँ के शासक थे या कहाँ के रूलर्स थे, तो ये फरगना से इनका संबंध था, फरगना के शासक थे, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। जहीरुद्दीन बाबर वाज ड्राइवन फ्रॉम हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड फरगना बाय द वॉरिंग उज़्बेक। जो जहीरुद्दीन बाबर थे, इनका जो होमलैंड था, इनका निवास स्थान था, जो इनका स्वदेश था, खुद की जो भूमि थी वो कौन थी? सेंट्रल एशिया का फरगना, ठीक है। सेंट्रल एशिया का जो फरगना क्षेत्र था उससे संबंधित थे। लेकिन इनको, जहीरुद्दीन बाबर को, वहाँ रहने वाली खूंखार प्रजाति उज़्बेक जो थे, जो युद्ध कला में ज़्यादा निपुण थे, उन्होंने बाबर को सेंट्रल एशिया से बाहर खदेड़ दिया था, उनको बाहर निकाल दिया था, ठीक है। सेंट्रल एशिया से, फरगना से निकलने के बाद में बाबर कहाँ पहुँचे? काबुल, ठीक है। काबुल जो हमारा अफ़गानिस्तान में पड़ता है। सेंट्रल एशिया फरगना से निकलकर कहाँ आए? काबुल में आते हैं, और काबुल होते हुए कुछ टाइम ये काबुल रुकते हैं और वहाँ पे छोटा सा एक साम्राज्य सा बनाते हैं, ज़्यादा नहीं है उसके बारे में। तो काबुल से निकलकर ये इंडिया आते हैं, का 1526 में, 1526 में ये इंडिया में आते हैं। जिस टाइम बाबर इंडिया आए उस टाइम यहाँ पे लोधी डायनेस्टी चल रही थी। लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, उससे आप देख सकते हो उसी में एक डायनेस्टी रही है जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी 1451 में इसको बनाया था किसने? बहलोल लोधी ने। 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी बनाई थी, लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसके बाद में लोधी डायनेस्टी में 3 ही शासक रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बहलोल लोधी रहे हैं, जिन्होंने 1451 में, 1451 में इसको बनाया था। इनका टाइम पीरियड रहा था 1451 से और 1489 तक। उसके बाद सेकंड इसमें शासक हुए हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिनका टाइम पीरियड रहा है 1489 से और 1517 तक। ये सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड रहा है। और इसके बाद में 1570 से 1526, 1517 से 1526 तक तीसरे जो रूलर्स रहे हैं यहाँ के, वो थे इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो बात करते हैं कि जिस टाइम पे बाबर इंडिया आए 1526 में, उस टाइम पे लोधी डायनेस्टी चल रही थी। और लोधी डायनेस्टी में किसका शासन चल रहा था? इब्राहिम लोधी का। इंडिया में कौन से राजा थे? सेंट्रल दिल्ली में इब्राहिम लोधी थे। और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1517 में। और 1526 में यहाँ पे बाबर आ जाते हैं। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध होता है, द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, किस किस के बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर 1526 में मुग़ल एम्पायर की स्थापना करते हैं, मुग़ल एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसकी बिगिनिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी मुग़ल एम्पायर की, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े से पढ़ेंगे कि जो हमने देखा है प्री मुग़ल पीरियड था, उसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंस रूलर्स हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है बाबर। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से और 30 तक, 1526 से 1530 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में इनके जो सन थे बेटे, वो इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। उनका नाम था हुमायूं, ठीक है।
हुमायूं, इनका टाइम पीरियड रहा है 1530 से 1540 तक। और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए ये शासक नहीं थे, एक दूसरा डायनेस्टी यहाँ पे आ गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये 1555 से 1555 से 56 तक दोबारा शासक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है इसमें अकबर, जलालुद्दीन अकबर इनका नाम है। टाइम पीरियड है इनका 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी जहांगीर राजा बनते हैं और इनका टाइम पीरियड था 1605 से 27 तक। उसके बाद शाहजहाँ राजा बनते हैं और इनका टाइम पीरियड था 1628 से 1658 तक का। और लास्ट में औरंगजेब शासक बनते हैं 1658 से 1707 तक। तो ये है जो प्री मुगल पीरियड था, उसमें कौन कौन से हमारे किंग्स रहे हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं इनका पूरा नाम है, ठीक है। सक्सेसर ऑफ बाबर के उत्तराधिकारी रहे हैं हुमायूं। टाइम पीरियड है इनका 1530 से 40 तक। उसके बाद में कुछ टाइम पीरियड हमने बात की कि दूसरी एक डायनेस्टी आ गई थी, सूर डायनेस्टी। उसके बाद में फिर इनका टाइम पीरियड आएगा 1555 से 1555 से 1556 तक, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में देखते हैं। एक्सपेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर, कि साम्राज्य के जो फ्रंटियर सीमाएं थी उनका विस्तार करने में ये सफल हुए थे, यानी कि साम्राज्य की एम्पायर की जो फ्रंटियर थी उनका इन्होंने विस्तार किया। बट लॉस्ट इट टू द फरगना लीडर शेर शाह सूर। लेकिन ये अफ़गान एक शासक हुए हैं, अफ़गान लीडर जो थे, अफ़गान नेता शेर शाह सूर, उनसे ये हार गए थे, उनसे पराजित हो गए थे। शेर शाह सूर बीच में जब मुग़ल पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड में एक बाहर से आते हैं अफ़गान शासक थे, इनका टाइम पीरियड रहा है 1540 से और 45 तक का। ये शेर शाह सूर का टाइम पीरियड था। अगर सूर डायनेस्टी की हम बात करेंगे यहीं पे कि इसी के मुग़ल के बीच में सूर डायनेस्टी हुई है, तो सूर डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1540 से और 1555 तक, यानी 1540 से और 1555 तक सूर डायनेस्टी रही है मुग़ल टाइम पीरियड के बीच में ही, ठीक है। जब हुमायूं का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा था तो अफ़गान शासक आए थे और इन्होंने 1540 में आके हुमायूं को डिफीट कर दिया था, पराजित कर दिया था, और उसके बाद में सूर डायनेस्टी को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है, मुग़ल के जगह पे। और कब तक चला ये? 1540 से 1555 तक सूर डायनेस्टी चलती है, जिसमें सूर डायनेस्टी में शेर शाह सूर का टाइम पीरियड था 1540 से 45 तक, 1540 से 45 तक का टाइम पीरियड रहा था। उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है 45 में, और अदर जो रूलर्स थे, जो इनके उत्तराधिकारी रहे हैं, उनका टाइम पीरियड चलता रहा है। उसके बाद में जब 1540 में ये हुमायूं को हरा देते हैं यहाँ पे, तो हुमायूं कहाँ जाते हैं? हुमायूं टुक रिफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ द सफ़ाविद रूलर्स ऑफ ईरान। उसके बाद में जो हुमायूं थे वो एक शरणार्थी, एक रिफ्यूजी के उसमें जो सफ़ाविद शासक थे, ईरान के जो सफ़ाविद शासक थे, उनके दरबार में रुके ये काफ़ी साल तक हुमायूं। उसके बाद में वहाँ रुकने के बाद ये अपनी पावर को बढ़ाते हैं, खुद की जो आर्मी बनाते हैं, और उसके बाद में दोबारा से 1555 में ये वापस आते हैं, ईरान से इंडिया वापस आते हैं, और यहाँ आकर जो सूर डायनेस्टी के जो राजा यहाँ पे शासन कर रहे थे 1555 में, उनको हराते हैं, ठीक है। 1555 में दोबारा उनको हराते हैं और फिर से मुग़ल एम्पायर को खड़ा करते हैं, दोबारा से 1555 में मुग़ल एम्पायर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगले ही साल 1556 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इनको देखेंगे इन 1555 में हुमायूं डिफीटेड द सूर, जो सूर डायनेस्टी के शासक थे उनको ये पराजित कर देते हैं, बट डाइड ए ईयर लेटर, और अगले ही साल, एक साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। ये खुद की ही एक इनकी लाइब्रेरी थी, उनकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनकी जो लाइब्रेरी थी उसका नाम था दीन ए पन्हा, ठीक है, दीन ए पन्हा।
लाइब्रेरी का नाम था, पुस्तकालय था इनका, दीन पनाह, उनके सीढ़ियों से गिर के इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके ही सक्सेसर जो है जलालुद्दीन अकबर। इनमें आप देखोगे जैसे हमने पढ़ा नसीरुद्दीन, हुमायूं, जलालुद्दीन, अकबर, तो इनके जो फुल नेम है यानी इनके जो नाम है वो है जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन, या फिर जैसे हमने जो पढ़े हैं। लेकिन जो बाद का ये जो इनके लगाया गया है टर्म अकबर, हुमायूं, ये इनके टाइटल हैं, ये इनके ही माता पिता ने या इनके पिता ने जब वो राजा थे या फिर इनको जिस टाइम पे इनका राज्य अभिषेक किया गया, इनको राजा बनाया गया, उस टाइम पीरियड पे इनको ये एक टाइटल देते थे। तो अकबर जो है इनका टाइटल है, नाम इनका जलालुद्दीन था। ठीक है, तो अकबर के बारे में हमने पढ़ाई है। अकबर का टाइम पीरियड है आपका है 1556 से 1605 का। ठीक है, टाइम पीरियड। अकबर ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल मुग़ल एम्पीरियर, जो अकबर थे वो सबसे महान शासक थे। वैसे भी हम पढ़ते हैं अकबर द ग्रेट, तो अकबर सबसे महान थे जो मुग़ल शासक हुए हैं उनमें। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर सक्सेडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर टू द हिंदूकुश माउंटेन। अकबर जो थे इसकी मुग़ल एम्पायर की सीमाओं को हिंदूकुश पर्वत के बारे में आपको पता होगा। हिंदूकुश माउंटेन कहाँ पे, ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो यानी इन्होंने मुग़ल एम्पायर की जो फ्रंटियर थी, जो सीमाएं थी, उनका इतना विस्तार किया, उनको विस्तार करने में इतने सफल रहे कि उसको इन्होंने अफ़गानिस्तान तक पहुँचा दिया। अफ़गानिस्तान का जो हिंदूकुश माउंटेन है वहाँ तक इन्होंने पहुँचाया इसको। नेक्स्ट चेक द एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन ऑफ द उज़्बेक ऑफ तुरान एंड द सफ़ाविद्स ऑफ ईरान। जो ईरान के सफ़ाविद थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जहाँ पे हुमायूं रुके थे कुछ टाइम के लिए, तो ईरान के सफ़ाविद और तुरान के जो उज़्बेक थे उनकी जो विस्तारवादी नीतियाँ थी, विस्तारवादी जो नीतियाँ थी यानी वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जो फ्रंटियर थी, सीमाएं, उनको फैला रहे थे, उन सब पर भी इसने लगाम लगाई या इन सब की भी जांच की कि वो कहीं ज़्यादा मुग़ल एम्पायर में तो नहीं आ गए हैं। तो इन सब पर भी इन्होंने पाबंदी लगा के रखा अकबर ने। अकबर इन सब कामों में सफल हुए। ठीक है, नेक्स्ट अकबर के बाद जैसे हम पढ़ते हैं 1505 के बाद इनके सक्सेसर रहे हैं हमारे जहांगीर, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1605 से और 1627 तक, 1627 तक टाइम पीरियड रहा है। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी जो उनके बेटे शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है, जिनका टाइम पीरियड 1627 से और 1658 तक आता है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड आता है। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद में मुग़ल एम्पायर था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1707 में द डेथ ऑफ औरंगजेब द पावर ऑफ द डायनेस्टी डिमिनिश्ड। ठीक है, यानी कि जो डायनेस्टी की, जो मुग़ल डायनेस्टी थी, मुग़ल एम्पायर, उसकी जो पावर थी वो डिमिनिश्ड यानी कम होना स्टार्ट हो गई थी, यानी इसका पतन होना स्टार्ट हो गया था। कब? 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1857 में जो बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पीरियड में थे, हमने पढ़ा कि जो 1857 के क्रांति के लीडर भी बनेंगे आगे जाके। तो बहादुर शाह जफ़र सेकेंड वाज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश शासकों ने इनको मतलब कि ख़त्म कर दिया था, इनका जो टाइम पीरियड था उसको इनको ओवरथ्रोन कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इसके जो मुग़ल एम्पायर के जो मेन हमारे शासक रहे हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।